दोस्तों आप सबके लिए आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा भयानक टॉपिक लेके आया हूँ और ये मजाक में नहीं कर रही, ये भयानक सच में है। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो हम लोग उसके बड़े भाई न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बड़ा भाई मैंने उसका इसलिए बोला क्योंकि जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, जिस एनर्जी पर न्यूक्लियर फ्यूज़न ख़त्म होता है उस एनर्जी पर ये न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट होता है। तो हुआ ना बड़ा भाई। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं फिजिक्स के अनोखे टॉपिक्स अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन बॉम्ब पर किया जाता है और ये प्रोसेस आइंस्टाइन की E=mc² वाले फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। वहाँ पर आइंस्टाइन ने बताया था कि किसी भी मास को हम लोग एनर्जी पर कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जब एनर्जी पे मास कन्वर्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अब इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वहाँ पर फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था कि E=mc² होता है। अब यहाँ पर जो m है वो तो मास है, E मतलब एनर्जी और यहाँ पे c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट तो ऑलरेडी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब वहाँ पर भी जब हम लोग उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि छोटा सा छोटा मास भी कितनी ज़्यादा एनर्जी निकाल सकता है। तो उसी तरह ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस होती है ये आज करंट टाइम पर हमारे सन पे हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सन में पर सेकेंड 15 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी निकल रही है हर सेकेंड। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में क्लास 9th में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिसमें ये आते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। ये जो प्रोटियम होता है ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ 1 होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है उसके आसपास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ड्यूटीरियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि जो आइसोटोप्स उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफर करता है। तो यहाँ पर 1 इसके न्यूक्लियस पे 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह टाइट्रियम में भी इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये 3 होते हैं आइसोटोप्स हाइड्रोजन एलिमेंट के। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने न्यूक्लियर फ्यूज़न की पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए ये ड्यूटीरियम, अब ड्यूटीरियम इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 1 लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 2। इसी तरह से इस न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस में मेनली होता क्या है इसके नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर फ्यूज़न का मतलब होता है टू ज्वाइन, मतलब किसी चीज़ को ज्वाइन करना, वो मतलब होता है फ्यूज़न का। अब यहाँ पर जब हम लोग 2 एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के जब न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस में हमने देखा था कि जो बीच का न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब जब डिवाइड होने पर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी तो जब कंबाइन होंगे तो कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम आइसोटोप के 2 एटम्स हैं यहाँ पे जिनका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर 2 है। अब उनको स्टार्ट करने के लिए, मतलब उनको फ्यूज़ कराने के लिए, उनको ज्वाइन कराने के लिए 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। और इतना, ये जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है इस टेम्परेचर पर तो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस ख़त्म हो जाती है और न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस में एटम बम बेस्ड होता है, ये आपको पहले से ही पता है। और इसको कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, सेकेंड में भी नहीं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके लिए जब इतना टेम्परेचर इन लोग को मिल जाता है तो ये आपस में इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पर बनाते हैं हीलियम का एटम। और हीलियम का यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 1 होता है यहाँ पर उसके पास 1 न्यूट्रॉन होता है इसलिए उसका मास नंबर 3 है। और साथ ही यहाँ पर बनेगा एक निकलेगा 1 न्यूट्रॉन क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 प्रोटॉन्स थे, 2 प्रोटॉन्स तो हैं और यहाँ पर जब 2 to 4 यानी हमारे पास टोटल 4 मास नंबर है। अब बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ का, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 मास नंबर है तो 3 मास नंबर इधर चला जाएगा और 1 यूनिफाइड मास इधर 1 न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आपको पता है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिफाइड मास होता है। और प्लस में इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती, इतनी ज़्यादा एनर्जी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ऐसी प्रोसेस जो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट हो तो उसको कितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी निकलेगी जब वो प्रोसेस एंड होगी। तो और इसी प्रोसेस पर हमारा ये हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है। और
आपको पता है कि जैसे एटॉमिक बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें तो 1 स्टेप में ही बॉम्ब फूटता था। उसमें क्या होता था, तुरंत यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, कोई भी भारी एलिमेंट, उसमें बहुत ही कम एनर्जी वाले 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता था। उसके पार्ट्स डिवाइड होते थे, 2 न्यूक्लियस बनते थे और फिर उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि हाइड्रोजन बॉम्ब तो बन गया, चलो भाई ये पूरी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस अब सेट है, अब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इनको 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ये पाया कि न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा दम होती है और उसकी भी जो एंडिंग होती है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में ही बैंड ख़त्म होती है। तो उन लोगों ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब था उसमें एक एटॉमिक बॉम्ब भी लगाया। इसमें डबल धमाका होगा, पहले एटॉमिक बॉम्ब, और एटॉमिक बॉम्ब में इतनी पावर होती है कि कुछ माइक्रो सेकंड्स में वो तुरंत 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंचा सकते हैं। और जैसे वो टेम्परेचर होगा तुरंत यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे यानी ड्यूटीरियम, और कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब में टाइट्रियम का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली ड्यूटीरियम ही रहता है। फिर उन दोनों के एटम्स कंबाइन होंगे, फ्यूज़ होंगे और फिर 1 हीलियम का एटम बनेगा, 1 न्यूट्रॉन निकलेगा और प्लस इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो आई होप आप लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस है और मैं बता दूँ ये इंसानियत के एकदम खिलाफ है। पता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फिजन है उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी गेन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग यूरेनियम और पूरा सेटअप लगाकर उसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी हीट एनर्जी को, उसकी न्यूक्लियस की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर फिजन को ही कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल था। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न उसका एकदम बहुत ही, उससे जो 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब ये तो एकदम ओवर कंट्रोल ही होती है। और दूसरी बात ये कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कि पहला रीज़न तो ये है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गई तो जब तक इसका मन करेगा तब तक ये चालू रहेगी, वरना इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। दूसरी चीज़ ये कि जब अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जब हम इसमें लगाएंगे तो फिर हम लोग को जो है, ये बात तो ठीक है, जितनी हम हीट एनर्जी निकालेंगे उससे 1000 टाइम ज़्यादा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग नॉर्मली इस तरह का टेम्परेचर नहीं ला सकते बिना कोई एक्सप्लोजन किए, और एक्सप्लोजन का बस एक ही तरीका है, एटॉमिक बॉम्ब। तो अब हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए एटॉमिक बॉम्ब थोड़ी ना एक्सप्लोड करेंगे, तो इसलिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल अभी हम लोग फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और आगे 50 साल तक तो हम लोग इसको बिल्कुल भी, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का या फिर इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इसको बस अभी हम लोग सिर्फ वीपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब को, इस न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस को। और ये क्लास 10 के फिजिक्स का सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस बात का नॉलेज हो सके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।